बयान 14। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियां चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जाबुजा खोह और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोरिया, गो, खाजा, पेयार, जिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता मालूम न होगा कि कहां से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज्यादा होते हैं। गरज ये कि ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद हैं और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अय्यारों ने जो चुनारगढ़ से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में न आकर इसी दिलचस्प जंगल में अपना डेरा जमाया और आपस में ये राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें और जब जरूरत हो जंगल जफील बाजा कर इकट्ठा हो जाया करें। बद्रीनाथ ने, जो इन अय्यारों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था, ये राय निकाली कि एक दफा सब कोई अलग अलग भेष बदल कर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों और लौंडियों, बल्कि रानी तक को देख के पहचान आए और चाल चलन तजवीज कर नाम भी याद कर लें, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचानवा भी दिया। वे अय्यार लोग तरह तरह के भेष बदल कर महल में भी घुस आए और सब कुछ देख भाल आए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी न था जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए, तब अय्यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बनाकर नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे, उसके दरवाजे पर पहुंच पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योढ़ी पर खड़ी है। क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ। हुक्म के बमूजिब चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी हैं, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ नहीं है। हमेशा वो कहती हैं कि बड़े बेमुरव्वत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती है या मर गई। आज घबरा कर मुझको भेजा है और ये 2 नाशपातियां अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं और अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें जरूर खाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था, धोखे में आ गए। भले बुरे की तमीज न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते। झट से नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुंह में लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे। देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार, मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले,
क्यों, क्या है? तेज सिंह ने कहा। मैं जाती बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ। कभी आगे भी चपला यहां आई थी? आपने क्या खाक पहचाना कि चपला है या कोई अय्यार? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मजे में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुख की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से न रहा गया। फंस तो चुकी ही थी। झट से खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि ये अय्यार है। उसको खंजर लेकर तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल उठा दिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके, जिससे वो हड्डी पस्ती सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। अय्यार लोगों का काम ही यही है। छोड़ दो, मेरे हवाले करो। ये सुन कुमार ने धीरे से जमीन पर पटक कर मुश्क के बाद तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने जबरदस्ती उसके नाक में दवा ठूंस बेहोश किया और गठरी में बांधकर किनारे रखकर बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब न देकर विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार ये सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो, सब कुछ हो जाता है, बस घबराओ मत। इसी तरह दोनों को बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने को रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कराए थे। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की। माफ कीजिए। अब आपको इख्तियार है कि चाहे जहां जाए। मैं ताबेदार हूं। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूं। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूं। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझे ये मालूम ही नहीं हुआ कि मैं यहां कैसे आया, मर के आया हूं या जीते जी। मगर अहमद को देखा तो समझ गया कि ये तुम्हारी करामात है। भला ये तो कहो, मुझको यहां रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूं? तेज सिंह, देखिए हरदयाल सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाने में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूं। अगर जनाने में जाते भी तो क्या था। खैर, हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जयसिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और ये चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं। नहीं तो वे अय्यार जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक ये कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे ये कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उसकी तारीफ कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूं। तुमने जो कुछ कहा है उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा।
तेज सिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुला सा बेड़ी उसके पैरों में डाल और अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में ले आए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वो भगवान दत्त है। अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ लेकर खो के बाहर चले। दरवाजे के पास आए, हरदयाल सिंह से कहा कि मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि इस तहखाने के आने का रास्ता देख लूं। ये तुम्ही लोगों का काम है, मैं देख कर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे के मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जयसिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जयसिंह का ही है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ हर्ज नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। ये कहकर अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा ने बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझाकर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कहकर सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिलत सम्मान देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ लेकर विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहरे वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। बयान 15। हम ये पहले बता चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहां जितने अय्यार हैं, सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को ये जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन 4 आए हुए हैं। इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कराए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता ना लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी उसी जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना? क्या किया? खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, हाँ, तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो, महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। पंडित जगन्नाथ, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ।
तो सब कोई खा पी कर छुट्टी करे। भगवान दत्त: अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए। दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इस शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले, जवाब दिया, अरे कोई जरूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान ना सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे। अय्यार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया। अब देर करने की कोई जरूरत नहीं। झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्के कस बेहोश कर गठरी बना ली और पीठ पर लाद कर शहर की तरफ रवाना हुआ। अपनी असली सूरत बनाए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उस कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछवा कर सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं। यहां तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर ये ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपानिधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जय सिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुंचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है। महाराज बैठे हैं। वो भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा किया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अय्यारों में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। इसको सरकार में लाया हूं। जो इसके लिए मुनासिब हो, हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां और अय्यार खां। महाराज उसकी ढिठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। सीधे कैद खाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैद खाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशर्फी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशर्फियां अपने बटुए में रख ली। राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी भेष बदले हुए दरबार में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैद खाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने इसे पकड़ा है, मेरी हिफाजत में ये रह भी सकेगा। तो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है। कोई इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था। तेज सिंह भी अपनी जगह पर बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है? उस अय्यार को कैद कराए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी
उनको तो आप ही ने हम लोगों से लिया। तेज सिंह उसकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है? मैं तो तब से इसी जगह पर बैठा हूं। प्यादे की जान डर और ताज्जुब से सूख गई, कुछ जवाब न दे सके। पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे के तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, यार चालाकी खेल गए। मेरी सूरत बनाकर उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, इन लोगों का कसूर नहीं है, यार लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, इन लोगों की क्या बिसात है। तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। यह सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। ज्योतिषी ने रमल फेंका और कुछ गिनगिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है, और यहां से 2 कोस दूर उत्तर की ओर एक खोह में कैद कर रखा है। यह सुनकर सभी ने उस खोह का रास्ता लिया। ज्योतिषी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खोह तक पहुंचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर यह नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, ये दरवाजा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है, और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता। इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खोह से बाहर निकल आए और अय्यारी की फिक्र करने लगे। बयान 16। एक दिन तेज सिंह बालादवी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था। जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए, देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंगा मरा पड़ा है। उसके एक तरफ आग सुलग रही है, और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसे गए कि फिर खबर भी न ली। क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह ने कहा, विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूं कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का। यह कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो, चंद्रकांता से मुलाकात हुई? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूं, इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुंचने न पाया था कि रास्ते में ही मेरी सूरत बनाकर उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार न हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो हैं, बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से इन लोगों के साथ आया है। वो बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर, देखा जाएगा, क्या हर्ज है। अच्छा, ये तो बताइए कि आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ भी हाथ न लगा। आखिर को ये बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने उसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी। इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो, तुम ही इसको भूनो।
मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धा कर इन टुकड़ों पर लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहां साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। 2-3 टुकड़े खाकर वीरेंद्र सिंह ने सोते में से चुल्लू भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई, मेरी तबीयत भर गई है, दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाएं चाहे न खाएं, मैं तो छोड़ता नहीं, बड़े मजे का बन पड़ा है। आखिर जहां तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुंचाकर फिर फिरेंगे। वीरेंद्र सिंह चलो कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, न मालूम मेरा सर क्यों घूमता है। तुम मांस ज्यादा खा गए हो, उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े पर से कूदकर उनके हाथ पैर खूब कस के गठरी में बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील यानी सीटी बजाई। उसकी आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, राम नारायण और ज्योतिषी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया, बड़े जबरदस्त को फांसा। अब क्या है ले लिया। क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने जो अभी तक कुंवर वीरेंद्र सिंह बना हुआ था, गठरी पीठ से उतार कर जमीन पर रख दी और राम नारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो, जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ाओ, आप ही लोग बांध लेंगे। ये सुनकर राम नारायण घोड़े पर सवार होकर नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर ला दी और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर चुनारगढ़ का रास्ता लिया। तेज सिंह रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाया करते थे और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते थे। 2-1 दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा, आजकल तेज सिंह नजर नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया, नहीं, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई, आज दरियाफ्त करके अर्ज करूंगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात न होने पर नौकरों से दरियाफ्त किया। सभी ने कहा, कई दिन से वे यहां नहीं हैं, हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह ये सुनकर हैरान रह गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता न लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी, जहां से खूब खोज लगाना चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वो आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अय्यारों के हाथ पकड़ा गया। ये जवाब लिखकर कि वो यहाँ नहीं है, आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। ये दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से वो विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया है कि वो यहाँ नहीं है। राजा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहां भी नहीं है और यहां भी नहीं, तो कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ पड़ गया हो? क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं वो अय्यारों के हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ होगा
2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा की दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे ये बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, महाराज, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं? दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी जवामर्दी और हिम्मत में कोई शक नहीं है कुमार, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम अय्यारी ही है और अय्यारों के हाथ में फंस गया है, आप हैरान हो जाएं, इसकी क्या जरूरत है? ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया तो कैद में होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वो अपने फन में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके जो अय्यारी का काम करेगा वो चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच में अगर वो ना आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ, आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। यह सोचकर कि वो चालाक है, छूट आएगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज्यादा ख्याल है। खैर, देखा जाएगा। ये सुन राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए भेज दो। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों को पता लगाने के लिए भेज चुका हूं, कई जासूसों को पता लगाने के लिए भेज चुका हूं। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जय सिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहां तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने अपना आदमी वहां भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि खत का जवाब लिए वो आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया कि नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। ये उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई है या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बड़ा अफसोस रहा। दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बात ही बात में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसी को कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा ही रखी थी। मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता। अब मुझे उसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह का चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब ख्याल करता हूं तबीयत तो मड़ाती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। यह हाल सुन वहां से चली और चंद्रकांता के पास पहुंची। तेज सिंह का हाल जब कहना चाहती थी, जी उमड़ आता है, कुछ कह न सकती थी। चंद्रकांता ने उसकी दशा देखकर पूछा, क्यों, क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुंह से तो कहा। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ। पूछा, तू रोती क्यों है? कुछ बोल भी तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बड़ी मुश्किल से कहा, महाराज की ज़बानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा था कि पूरे तौर पर आंसू भर आए और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बड़ा अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है? क्या तेरे रोने से वो छूट जाएंगे? तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं। चंपा भी वहां बैठी ये अफसोस भरी बातें सुन रही थी।
बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं? चपला ने कहा, तू अभी इस लायक नहीं हुई है। चंपा बोली, क्यों? अब मेरे में क्या कसर है? क्या मैं अय्यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, हाँ, अय्यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया है। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दे तो खोज में जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, इसमें हुक्म की क्या जरूरत है? तेरी मेहनत से अगर वो छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी। अब तू जाने में देर न कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देख, मैं जाती हूं, पर अय्यार लोग बहुत से आए हुए हैं। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा। तू राजकुमारी के लिए होशियार रही हो। अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो मैं जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात पे आप खातिर जमा रखें, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपने अय्यारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर और कपड़े ले तेज सिंह की खोज में निकली।